Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है आज मैथ और हम यूनिट नंबर 1 सेट्स पढ़ेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है, 7, 8, 9 मैट्रिक लेवल तक ये चैप्टर हर क्लास में मौजूद है और इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिहाजा बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझिएगा और इसमें बताई गई चीज़ों को याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट। A set is a collection of well-defined objects. The term well-defined means that there is no uncertainty about which object belong to the set or which does not. सेट को उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वाज़े अशिया का मजमूआ सेट कहलाता है। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड या वाज़े अशिया से मुराद क्या है? वेल डिफाइंड या वाज़े अशिया से मुराद ये है कि हमें कंफर्म हो, हमें मालूम हो कि ये चीज़ें ऑब्जेक्ट से, ये चीज़ या जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेट उस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे घर में डिनर सेट मौजूद है। इसको हम डिनर सेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं उनका ताल्लुक़ हमारे डिनर या लंच या खाने पीने की चीज़ों से होता है। इसी तरह चाय, टी सेट हम जिसको कहते हैं, चाय जिसमें चाय के कप मौजूद होते हैं, केटल मौजूद होती है। वेल डिफाइंड की टर्म इसीलिए यूज़ की जाती है कि हमें मालूम हो कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे परिंदों का सेट, पालतू जानवरों का सेट, इसी तरह दीगर चीज़ों का। या जब हमें सर्टेनिटी हो, हमें कंफर्म हो कि ये चीज़ें इस ही एक जैसी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सेट्स कहलाएंगे। एलिमेंट ऑफ सेट। अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। द नंबर एंट्रीज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स which are placed within curly brackets. Every set is a collection of elements of that set. A set can have any number of elements. It could have one element, 10 element, or an infinite number of elements. It could also have no element in it. किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F, G, H या वट एवर जो भी हम नाम देना चाहें। किसी भी सेट के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंट्रीज भी हो सकती हैं। जो भी चीज़ें होंगी उन सबको हम एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये नंबर्स, तो ये नंबर्स जो हैं ये एन सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। 1, 2, 3 एन सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और याद रखिएगा एक चीज़ कि हमेशा सेट्स के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर, ये आपके करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है और इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे 1 एलिमेंट है, ये 2 भी एलिमेंट है और ये 3 भी एलिमेंट है। अच्छा, सेट्स के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इनफिनाइट का मतलब है अनगिनत, जिनको हम गिन ना सकें, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ऐसे भी हो सकते हैं कि उसमें कोई एलिमेंट ना हो। ये सब हमारे पास सेट की काइंड्स हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास सेट्स ऑफ नंबर है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम n से शो करते हैं और इसके अंदर 1 से हमारे शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। याद रखिएगा उर्दू हुर्फत हज्जी के अंदर आखिरी हुर्फत हज्जी ये बड़ी ये होता है और इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर आखिरी वर्ड Z होता है, लेकिन काउंटिंग के अंदर आखिरी डिजिट कोई भी नहीं होता। इसीलिए 3 डॉट्स का मतलब, ये जो इतने सारे डॉट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इनका मतलब है कंटिन्यू, यानी बात जारी है, ये नंबर कंटिन्यू है। कहाँ जाके एंड होंगे हमें नहीं पता। हमारा नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। उसका बाद हमारे पास होल नंबर्स, होल नंबर को हम W से शो करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर को इसी वजह से नेचुरल कहा जाता है कि नेचर में कोई भी चीज़ 0 नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमें नजर आती है वो मिनिमम 1 जरूर होती है। जैसे सूरज 1 हमारे पास मौजूद है, चांद जो हमारी ज़मीन के चांद है वो 1 हमारे पास मौजूद है। कम से कम चीज़ 1 होती है नेचुरल नंबर में। और होल नंबर के अंदर
मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद इवन नंबर जिसको हम ई से शो करते हैं। इवन नंबर से मुराद वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ये सब नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइडेबल है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो यूनिक नंबर्स होते हैं जो खुद अपने ही टेबल में आते हैं, यानी ये किसी और टेबल से डिवाइडेबल नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इंटीजर नंबर्स इसको हम आई से शो करते हैं। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज दोनों होती हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं इसमें और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स मौजूद हैं जिसको हम क्यू से शो करते हैं, और ये वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और फ्रिक्शन में भी हो सकती हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, उसके हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। व्हेन द सेट इज डिस्क्राइब इन द वर्ड, जब हमने अल्फाज में किसी भी सेट को डिस्क्राइब किया हो, डिफाइन किया हो, बताया हो, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हमने लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, यानी हमने वर्ड्स में बात बता दी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने बजाय इसके 1, 2, 3, 4, 5 लिखने के हमने लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हमारे पास फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। When the properties satisfied by the elements of the set are written as a rule, for example, x ratio x is a natural number, x is less than 6, यानी कि हम इस तरीके से लिख दें कि ना हम वर्ड्स में लिखें ना हम नंबर्स में लिखें, बल्कि हम उसको एक रूल के तहत लिख दें कि हमारे पास जो x है वो एक नेचुरल नंबर होगा लेकिन लेस देन 6 होगा। अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर 1 है और लेस देन 6 है, तो यानी 6 से छोटा नंबर हमारे पास 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमें नंबर लेने होंगे। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो एग्जाम्पल लिखी है सेम वही चीज सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। थर्ड फॉर्म जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है टेबुलर फॉर्म। When the element of the set are listed distinctly within a pair of curly brackets. Example: the set of whole number less than 6 can be represented in tabular form as a is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी यहाँ हमने होल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर की बजाय हमने क्या दिया? होल नंबर, तो लिहाजा इसमें 0 का इजाफा हो जाएगा। लेस देन 6 है तो 6 से छोटे नंबर रहेंगे। ये हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले हमारे पास फिनाइट सेट। A set containing only fixed number of elements, its element can be counted. Example: a is equal to 1, 2, 3, 4, 5। फिनाइट सेट का मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनको हम गिन सकते हैं कि 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 5 एलिमेंट दिए, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट वो सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिनको हम काउंट ना कर सकते हैं, यानी ये प्रोसेस नेवर एंडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए दिया हुआ है इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3 डॉट्स। इन डॉट्स का मतलब है कंटिन्यू, यानी 5 के बाद कहाँ जाके नंबर एंड हो रहा है हमें नहीं मालूम, तो लिहाजा हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल दी हुई है स्टार्स ऑन द स्काई। अब आसमान पर कितने सितारे मौजूद हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितने दरख्त मौजूद है हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्टी, वाइड और नल सेट। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, नॉर्मली हम इसको एम्प्टी सेट या नल सेट के नाम से जानते हैं। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स और फाई। ये जो साइन है इसको हम फाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दी है इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में
कोई भी इंटीजर सेट। अब इंटीजर जो हम ऊपर पढ़ के आए यानी वैल्यूज नेगेटिव होती है इंटीजर के अंदर, यहाँ हमने पढ़ा है पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज दोनों होती है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव। अब वो कह रहे हैं 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू, तो 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं होती, लिहाजा ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो खाली सेट या नल सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है इवन प्राइम नंबर 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, या कोई भी एक वैल्यू मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 3 लिखा हो, सिर्फ 7 लिखा हो, सिर्फ 8 लिखा हो, यानी एक वैल्यू होगी तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। इक्वल सेट, 2 sets are said to be equal if the elements of the both the sets are same। ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट की वैल्यू भी सेम है। यहाँ देखिए 2 4 6 4 6 2, इसमें भी बी में भी 3 एलिमेंट है, ए में भी 3 एलिमेंट है, 2 ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, 4 ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है और 6 ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। तो लिहाजा ये क्या कहलाएंगे इक्वल सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट खुद भी सेम है। उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, 2 sets are said to be equivalent if the number of elements are equal। दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो लेकिन एलिमेंट्स सेम ना हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 4 6 है, जबकि बी के अंदर क्या है 1 2 3 है, तो एक एलिमेंट तो सेम है लेकिन बाकी एलिमेंट सेम नहीं है, तो लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, 3 एलिमेंट ए में है, 3 ही एलिमेंट बी में, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्वल और इक्विवेलेंट का फर्क याद रखिएगा, इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं होते। उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल ए है 2 4 6 और बी है ABC, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ओवरलैपिंग सेट्स, सेट्स which have at least one common element between them। फॉर एग्जाम्पल ए में 2 4 6 और बी में 1 2 3, तो इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है वो है 2, तो लिहाजा ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। यूनिवर्सल सेट, a set which contain all sets under consideration and it is denoted by U or E। for example January June July, then universal set क्या कहलाएगा months of the year। subset and superset, set A is the subset of set B if each element of set A is also an element of set B। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है सेट 1 2 और बी हमारे पास है 1 2 3, तो हम देख रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो बिलोंग्स टू द सेट बी, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करते हैं। सो सेट ए इज कंटेन इन सेट बी और ए इज द सबसेट ऑफ बी, और हम इसको सिंबॉलिकली ये सबसेट के निशान है जिससे हम इसको शो करेंगे। On the other hand, B is the superset of A as set B containing set A। B जो है वो A का सुपरसेट है, और इसको सिंबॉलिकली हम इस सिंबल से शो करेंगे। प्रॉपर सबसेट, A is the proper subset of B implies that A is contained in B and there is some elements of B that is not an element of B। In other words, it means that A is the subset of B and A and B are not equal। ये not equal का साइन है, यानी A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हो लेकिन B का कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में मौजूद ना हो। जैसे यहाँ A 1 2 3 और A 1 2 है और B 1 2 3 है, ए के दोनों एलिमेंट बी में मौजूद हैं लेकिन बी के अंदर क्योंकि 3 एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट 3 है जो कि ए में मौजूद नहीं है, और ए और बी एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? A is an improper subset of B implies that A is contained in B and A is equal to B।
यानी यहाँ पर ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ देख लें, ए सेट में भी 1 2 3 और बी में भी 1 2 3 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ए के तमाम एलिमेंट बी में और बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। पावर सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो ए अगर हमारे पास 1 2 3 है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? अच्छा, यहाँ नोट, सेट ए हैज 8 पावर सबसेट बिकॉज पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपके ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बेस हमारी 2 रहेगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस 2 की पावर बन जाएंगे। तो 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, तो हमारे पास 8 सबसेट बनेंगे। इसके कैसे बनेंगे? 1 2 3, ये तीनों अलग अलग लिख दें। 1 और 2 का पेयर बना दें, 2 और 3 का पेयर बना दें, 1 और 3 का पेयर बना दें, और 1 2 3 को एक दफा लिख दें और नल सेट लिख दें। यह एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर सेट अपना सबसेट होता है और नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। यानी ये दो सेट ऐसे हैं जो लाजमी सबसेट में मौजूद होंगे। यानी हम जब भी किसी सेट के पावर सेट मालूम करने होंगे तो जितने उसमें एलिमेंट होंगे वो तो हम पहले अलग अलग करके लिखेंगे, फिर हम पेयर बना के लिखेंगे, और अगर हम 4 वैल्यूज होंगे तो फिर हम 3 बना के भी लिखेंगे। जितनी भी वैल्यूज होंगी, अगर 4 वैल्यूज वाली यहाँ पर हमारे पास होती, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 होता, तो हमारे पास यहाँ 16 पावर सेट बनते, क्योंकि 2 की पावर 4 16 हो जाता हमारे पास। तो नल सेट और जो सेट होगा यानी सेट इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा सबसेट होते हैं। पावर ऑफ सेट ए पी ऑफ ए, यहां लिख दिया 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5, ये हमारी पावर ऑफ सेट कहलाएगी। समरी ऑफ सेट सिंबल्स, हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। बिलोंग्स टू का सिंबल है, डज नॉट बिलोंग्स टू। प्रॉपर सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, नॉट अ सबसेट ऑफ और इज नॉट कंटेन्ड इन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, empty set or null set or void set. N of a, number of elements in set A. P of a, power set of A. ट्राइंगल साइन, जिसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस और डेल्टा भी कहते हैं। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। इन सिंबल्स की जो वर्किंग है वो हम आगे आपको समझाएंगे। अगला टॉपिक हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स है। There are number of operations that can be applied to or more sets. हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम 2 या 2 से ज्यादा सेट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास है यूनियन। The union of 2 sets or more sets is a set contain all the element present in either one or all of the sets. It is denoted by the symbol U. Example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 4 5, then A union B is equal to 1 2 3 4 5. याद रखिएगा, यूनियन जब भी 2 सेट्स या 2 से ज्यादा सेट्स के दरमियान लगा होगा तो दोनों सेट्स में मौजूद वैल्यूज को हम एक दफा लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 होता, तो 1 2 3 4 5 ही लिखते। 3 दोनों में क्योंकि एक एक दफा आया है, लेकिन हम उसको लिखेंगे एक ही दफा, यानी कोई भी वैल्यू 2 दफा नहीं आएगी। याद रखिएगा, सेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू 2 दफा नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी नहीं होता कि 3 3 एक साथ आ जाए, 4 4 आ जाए। सेट्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं, यानी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यूनियन के अंदर दोनों एलिमेंट्स या तीनों के एलिमेंट्स को हम तरतीब से लिख दें, ज्यादा बेहतर। इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 or more set is a set containing all the elements common to the given sets. It is denoted by the symbol, this symbol. Example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 4 5, then A intersection B is equal to 1 and 2. इंटरसेक्शन में हम दोनों में कॉमन एलिमेंट यानी जो एक जैसे एलिमेंट होंगे वो लेंगे।
जैसे दोनों में 1 मौजूद है और दोनों में 2 मौजूद है, तो बस 1 और 2 ही लेंगे, ये हमारा A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट of a set A is the set of all elements in the universal set that are not in set A. It is denoted by A complement. Example, if universal set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A is equal to 1 2 4 5, then A union B को हम इस तरह लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A को हम माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, और इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो हम नहीं लेंगे, बल्कि सिर्फ जो यूनिवर्सल सेट में बच जाने वाले एलिमेंट होंगे वो लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 6 7 8 9, क्योंकि इसमें 3 6 7 8 9 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं है। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन ए में नहीं है वो ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, ये हो सकता है आपके पास जो असाइनमेंट मौजूद हो उसमें ये 3 यहाँ ना लिखा गया हो, तो काइंडली वो लिख लीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज अ सेट ऑफ all the elements that are not common in the both set, but only remaining elements of first set will be taken. For example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 4 5, then A minus B is equal to, पहले A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, माइनस का साइन, ये डिफरेंस का साइन डालेंगे 1 2 3 4 5। अब अगर हम देखें 1 A में भी है 1 B में भी है, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। 2 भी इसमें है, 2 इसमें भी है, तो ये भी नहीं लेंगे। 3, ये एलिमेंट ऐसा है कि जो A में है लेकिन B में नहीं है, तो हम सिर्फ 3 ले लेंगे। यानी हमने पहले के बच जाने वाले, हालांकि यहाँ से हमारे पास 4 और 5 भी रिमेनिंग रहा है, लेकिन जब हम डिफरेंस ले रहे होंगे तो हम सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट बच जाएगा, जितने भी एलिमेंट बच जाएंगे वो हम लेंगे। जैसे हमने यहाँ से 3 ले लिया। डेल्टा ऑफ टू सेट्स या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, the delta of two sets is a set of all elements that are not common in the both set, but all the remaining elements of the both sets will be taken. अगर हमारे पास A 1 2 3 हो और B 1 2 4 5 हो, then A delta B is equal to, यहाँ डिफरेंस का साइन नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा का साइन आएगा। 1 2 3, डेल्टा का साइन बेसिकली एक ट्रायंगल है जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं और ट्रायंगल भी कहते हैं। 1 2 3 एंड 1 2 4 5, अब इन दोनों में 1 भी कॉमन है, हम नहीं लेंगे, 2 भी कॉमन है, नहीं लेंगे। अब यहाँ से 3 बच गया और B एलिमेंट्स, B सेट से 4 और 5 बच गया, तो हम यहाँ पर 3 4 5 ये लेंगे, ये हमारे रिमेनिंग। अब डिफरेंस और डेल्टा में यही फर्क है, दोनों के अंदर हमने जो कॉमन है वो नहीं लेने, लेकिन डिफरेंस जब हम ले रहे होंगे तो सिर्फ पहले सेट के बच जाने वाले एलिमेंट लेंगे, जबकि डेल्टा के अंदर दोनों सेट्स के बच जाने वाले एलिमेंट हम लेंगे। क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 1C, पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1, लेट P is equal to 1 2 3 4 and Q is equal to 0 3 5. Find P union Q, P intersection Q, P minus Q, Q minus P। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे P यूनियन Q। उसके लिए हम पहले P की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, यूनियन का साइन लगाएंगे और Q की वैल्यू लिखेंगे 0 3 5। यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स में मौजूद तमाम एलिमेंट को हम तरतीब से लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5। 3 दो दफा आ रहा है लेकिन उसको हम लिखेंगे एक ही दफा। 1 फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा, लेकिन तब भी एक दफा उसको लिखेंगे, क्योंकि यूनियन की हमारे पास डेफिनेशन है दोनों सेट्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को लिखना। अच्छा, तरतीब कंपलसरी नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 0 3 0 5, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप तरतीब से लिख दें। उसके बाद हमारे पास आता है P इंटरसेक्शन Q।
वहां पर हम पहले लिखेंगे P की वैल्यू, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, Q की वैल्यू लिखेंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन है सिर्फ वो लिखना है। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर 3 आंसर में लिख दिया। उसके बाद हमें मालूम करना है P माइनस Q। तो पहले P की वैल्यू लिख दी, फिर माइनस Q की वैल्यू लिख दी। माइनस के अंदर जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लेंगे और सिर्फ फर्स्ट के बच जाने वाले एलिमेंट लेंगे। तो दोनों में क्योंकि 3 कॉमन है, तो लिहाजा हमने 3 को कैंसिल कर दिया और 1, 2 और 4 ले लिया। इसी तरह Q माइनस P। तो अब पहले Q की वैल्यू लिखेंगे, बाद में P की वैल्यू लिखेंगे। दोनों में 3 कॉमन है, तो उसके बाद पहले एलिमेंट में, पहले सेट में से सिर्फ 0 और 5 बचा, तो वो हमारा आंसर है। उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन। सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। हमें ये बात यहाँ प्रूव करनी है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। जैसे पहले हमें प्रूव करना है कि A यूनियन B और B यूनियन A का आंसर सेम होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A यूनियन B लेंगे, A की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर B की वैल्यू लिखेंगे और दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट को हम तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर B यूनियन A। पहले B की वैल्यू लिखेंगे, फिर A की वैल्यू लिखेंगे और बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे। यहाँ पर भी दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट को हम तरतीब से लिख देंगे। तो लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई। इसी तरह हम यहाँ पर A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A मालूम करेंगे। पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B। पहले A की वैल्यू लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर B की वैल्यू लिखेंगे। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन चीज जो वैल्यूज होती हैं वो लेंगे। दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ गया 2 3 4। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और B इंटरसेक्शन A निकालेंगे। पहले आप B की वैल्यू लिखेंगे और फिर A की वैल्यू लिखेंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 4। तो लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड क्या हुई, इक्वल हो गई। ये बात हमने प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, A यूनियन B और B यूनियन A मालूम करेंगे। और ये भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और दो क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट सॉल्व करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर 2 वैल्यूज थी, 2 सेट थे A और B। यहां पर हमारे पास 3 सेट है A, B और C। यहां हमें क्या प्रूव करना है, ब्रैकेट A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली यही चीज हमें इंटरसेक्शन में भी प्रूव करनी है। A की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, B की वैल्यू दी हुई है 2 3 5 7 8 और C की वैल्यू दी है 4 5 6 8 10। हमें क्या प्रूफ करना है, A ब्रैकेट A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेट ओपन B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में से भी, क्योंकि हम हमेशा बेडमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो A यूनियन B हम पहले लेंगे। A की वैल्यू लिखी, यूनियन का साइन लगाया, B की वैल्यू लिखी और दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट को तरतीब से लिख दिया। उसके बाद A यूनियन B मालूम कर लिया। अब इसको C से यूनियन करेंगे, तो जो A यूनियन B का आंसर था पहले वो लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे और C की वैल्यू लिखेंगे। दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट को तरतीब से लिख देंगे। अब राइट हैंड साइड लेंगे और पहले B यूनियन C मालूम करेंगे, क्योंकि वजह ये कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो B यूनियन C, पहले B की वैल्यू, यूनियन का साइन, फिर C की वैल्यू। B यूनियन C हमारे पास आया 2 3 4 5 6 8 10। अब हम A यूनियन B यूनियन C मालूम करेंगे, पहले A की वैल्यू और फिर जो हमने अभी अभी यहाँ पर B यूनियन C की वैल्यू निकाली है, यहाँ यूनियन के साइन के बाद वो वैल्यू रख देंगे। अब दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को हम तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो लिहाजा ये बात हमारी प्रूव हो गई। सिमिलरली इसमें एक लॉ यूनियन का था, दूसरा लॉ इंटरसेक्शन का है। A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। यहां पर भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। इंटरसेक्शन में दोनों में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, तो दोनों में 2, 3 और 5 हमारे पास कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो वैल्यू हमने अभी 2, 3, 5 ए इंटरसेक्शन बी की निकाली वो लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे। अब इन दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो है 5, तो लिहाजा हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब राइट हैंड साइड लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 8, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे 4, 5, 6, 8, 10, दोनों में कॉमन क्या है 5 और 8, लिहाजा हमने बी इंटरसेक्शन सी 5 और 8 लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और बी की वैल्यू 5 और 8। इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है वो है 5, लिहाजा हमने यहाँ पर 5 लिख दिया और हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल प्रूव हो गई। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कंप्लीट हो गया। एक एक सवाल एसोसिएटिव लॉ में हमने सॉल्व कर दिया है। 2 क्वेश्चन ये स्टूडेंट एज अ होमवर्क या होम असाइनमेंट सॉल्व करेगा। 2 क्वेश्चन ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी से करेंगे सॉल्व और दूसरा इंटरसेक्शन से करेंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज आती है, तीसरा लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर हमें ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज मालूम करना। ये हमारे पास 2 लॉ है, एक इंटरसेक्शन यूनियन का और एक यूनियन इंटरसेक्शन का। पहले हम एक लॉ को पढ़ लेते हैं कि उसको कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, फिर हम दूसरा लॉ पढ़ लेंगे। पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और जो अभी अभी हमने बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाली है वो यहाँ लिख देंगे और दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट को हम तरतीब से लिख देंगे। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो उसमें ए यूनियन बी आ रहा है, ए यूनियन बी, पहले ए की वैल्यू, यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू और दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट को तरतीब से लिख देंगे। फिर ए यूनियन सी मालूम करेंगे क्योंकि ए यूनियन सी भी ब्रैकेट में था, तो ए की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन का साइन लगाएंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे और दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट तरतीब से लिख देंगे। इसके बाद ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे एज पर फॉर्मूला। ए यूनियन बी की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर और यहाँ पर ए यूनियन सी की वैल्यू लिख दी और बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। दोनों में कॉमन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 8 और यही हमारी राइट हैंड साइड आई थी 1, 2, 3, 4, 5, 8, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई। इसी तरह ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ब्रैकेट क्योंकि सॉल्व करना है, बी यूनियन सी लेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे, दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट हम तरतीब से लिख देंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर जो हमने बी यूनियन सी की वैल्यू अभी अभी निकाली थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे और दोनों में मौजूद सेम एलिमेंट हम ले लेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है, तो 2, 3, 4, 5 ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, इसमें पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे और दोनों में क्या कॉमन है 2, 3, 5 वो लिख देंगे। फिर हम ए इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो यहाँ लिख देंगे। फिर हमारे पास आखिरी जो स्टेप है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट, तो जो हमने वैल्यू अभी निकाली थी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की 2 3 5, पहले वो वैल्यू रखेंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर जो भी अभी हमने ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाली है वो लिख देंगे 4 5, फिर इन दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब ये है कि दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट तरतीब से लिख दें। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। इस टॉपिक में भी हमने 2 सवाल सॉल्व कर दिए और 4 सवाल स्टूडेंट को दे दिए। 2 एक फॉर्मूले के तहत, एक लॉ के तहत होंगे, 2 दूसरे इसी के दूसरे लॉ के तहत होंगे फॉर्मूले के। चौथे नंबर पे हम डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, बी दिया हुआ है 2 3 5 7 8 और यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमेशा की तरह ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और पहले लेंगे ए यूनियन बी। ए की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। यूनियन के अंदर हम बार बार ऊपर रिपीट कर चुके हैं, दोनों में मौजूद तमाम वैल्यूज एज इट इज तमाम वैल्यूज तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम ए यूनियन बी जो हमने निकाला है हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस ए यूनियन बी जो हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला है वो वैल्यू एज इट इज यहाँ लिख देंगे। दोनों के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉमन है, सिर्फ 9 ऐसा है जो कॉमन नहीं है। तो माइनस के अंदर वो चीज लेते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, इसके अंदर हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन लगाया, ए की वैल्यू लिखी। दोनों में 7 8 9 कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हमने 7 8 9 लिख दिया है। फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करना। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। हमने देखा इन दोनों में 2 3 5 7 8 ये कॉमन है। तो हमारे पास क्या बच गया 1 4 6 और 9, ये दोनों में यूनिक है और हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया है और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो मैंने हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी 7 8 9, इंटरसेक्शन का साइन लगाया। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी 1 4 6 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वो लेना है। तो दोनों में 9 कॉमन है, लिहाजा हमने 9 ले लिया। तो लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई। इसी तरह डिमॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, बी की वैल्यू लिखी। दोनों में 2 3 5 कॉमन है। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी में से बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसमें से हमने माइनस कर दिया 2 3 5। हमारे पास क्या बच गया 1 4 6 7 8 9। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ माइनस किया था, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाल चुके हैं। यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करेंगे। अब हमने जो यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस किया और बी माइनस किया, यानी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, तो अब वो वैल्यूज यहाँ यूज करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। यूनियन के साइन का मतलब है दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट को तरतीब से लिखना, 1 4 6 7 8 9। लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गई। ये तो हमारे डिमॉर्गन्स लॉ थे। 2 सवाल हमने समझा दिए और 2 सवाल स्टूडेंट्स को अपने करने हैं घर पे होम असाइनमेंट के तौर पे। जज़ाकल्लाह।